Hello everyone. In this short video, we'll try to revise essay 706 from your CA final syllabus point of view. 706 में दो important चीजें, one is called as emphasis of matter paragraph and the second one is called as other matter paragraph. पहले 5 मिनट स्पेंड करते हैं what is emphasis of matter paragraph. हमारे ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन आ सकता है जिसका हेडिंग बन जाता है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. क्वेश्चन ये आता है नॉर्मली ये मैटर कब आना चाहिए. डेफिनेशन क्या बोलता है सुनिए. अगर ऑडिटर के जजमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको कोई ऐसा मैटर मिला है, अगर ऑडिटर के जजमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको कोई ऐसा मैटर मिला है जिसमें दो कंडीशन दी है, ये ऑलरेडी प्रेजेंटेड है या डिस्क्लोज्ड है, कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड ये आपको लगता है यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दो चीजें इंपॉर्टेंट है. ये मैटर ईओएम में तभी आ सकता है इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ये नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह में ऑलरेडी रिपोर्टेड रहेगा एंड आपको लगता है ये मेरे यूजर ने रीड करना चाहिए. ये मेरे ऑडिट में सिग्निफिकेंट है या नहीं है जरूरी नहीं है. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर ऑडिट में सिग्निफिकेंट होता तो वो डेफिनेशन कहां चले जाती है, कैम में चले जाती है. यहां बोला है ये प्रेजेंटेड डिस्क्लोज होना चाहिए एंड मेरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रीड द डेफिनेशन विथ मी. इट इज अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट जहां पे मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है, कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो ऑडिटर के जजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है. इट इज फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस. मतलब ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड होना ही चाहिए. अब इसमें क्या क्या आ सकता है, कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल्स आप मुझे पूछेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आईसीआई ने दिया है, देयर वाज अ फायर इन द कंपनीज प्रीमाइसेस. इसके ऊपर थोड़ा उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल में लिख के दिया होगा कि हमारे प्रीमाइसेस में देयर वाज अ फायर और अ नेचुरल कैलामिटी और देयर वाज अ कोविड वाला सिचुएशन जिसका बिजनेस पे इंपैक्ट आया होगा. ये कंपनी के मैनेजमेंट ने कहां लिखा होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा होगा. मैं ये मैटर को हाईलाइट करके ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकता हूं एज अ हेडिंग ईओएम और बोलूंगा वी ड्रॉ अटेंशन. तो मैं इस तरीके से उसे नॉर्मली डिस्क्लोजर दे सकता हूं. आपको एक रेफरेंस के लिए एग्जांपल दिखा देता हूं. 706 आईसीआई का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 1. इफ यू स्पेंड 1 मिनट विथ मी, 1 सेकेंड, इलस्ट्रेशन 1. कैन यू सी a heading? We draw attention to note number X, which describes the effects of a fire in the company's production facility. Can I say notes to accounts का रेफरेंस देना पड़ेगा, मैटर क्या है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा एंड एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्या लिखा है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. क्योंकि ये मैटर पे अगर मॉडिफिकेशन देना होता तो ये ईओएम में नहीं आता, डायरेक्टली कहां चले जाता, 705 में. तो अब आपको मीनिंग ऑफ ईओएम तो समझ में आ गया कि ऐसा मैटर है जो सर यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, अब आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो ड्राफ्ट करने के लिए बोल देंगे या फिर ड्राफ्टिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, वो आपको पता होने चाहिए. आपके बुक्स के अंदर देयर इज अ हेडिंग called as inclusion of emphasis of matter paragraph in the audit report. अगर एक ऑडिटर को EOM हेडिंग इंक्लूड करना है तो उसे 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए. पहला चीज, मेन हेडिंग क्या होगा, emphasis of matter. क्या हेडिंग होगा, emphasis of matter. ये एक सेपरेट सेक्शन है, मतलब कहना इसे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक हेडिंग आएगा EOM करके. ये ना हेडिंग को आप चेंज कर सकते हो, आप कोई बोल सकते हो इफेक्ट्स ऑफ फायर इन कंपनीज प्रीमाइसेस, बट साथ साथ में डैश करके ईओएम आना ही चाहिए. मतलब सर आई कैन इंक्लूड अ पैराग्राफ एज अ सेपरेट सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट. हेडिंग अप्रोप्रिएट हो सकता है बट इट शुड ऑलवेज इंक्लूड द टर्म व्हाट सर, एम्फसिस ऑफ मैटर. मतलब कहना इसे हेडिंग बदल सकता है बट डैश करके ईओएम आना ही चाहिए. कहना इसे इस हेडिंग में मुझे क्लियर, इस हेडिंग में मुझे क्लियर रेफरेंस देना चाहिए. किसका सर, नोट्स टू अकाउंट्स का, जहां ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेगा डिटेल्स एंड एग्जैक्ट मैटर क्या है वो डिस्क्राइब करना चाहिए. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एंड बताएंगे देयर वाज अ फायर इन द कंपनीज प्रीमाइसेस. तो सर मुझे क्लियर रेफरेंस इंक्लूड करना है कि मैटर क्या है, टू वेयर. टू वेयर मतलब
नोट्स का रेफरेंस जहां पे ये ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में, जो मुझे कहां मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिलेगा। रिमेंबर मैटर क्या है, टू वेयर, मतलब मेरे को बताना पड़ेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाके मुझे डिटेल में पढ़ने के लिए मिल सकता है। ये इंस्ट्रक्शन है और जो एग्जांपल दिखाया था वो क्या है, ड्राफ्टिंग है। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर टू, वेयर इज नोट नंबर। मैटर क्या है, डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ अ फायर इन कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, हमेशा एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, इंडिकेट करना दैट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर एम्फसाइज। मतलब सुनिएगा, इसका मतलब है इस मैटर पे मॉडिफिकेशन नहीं दिया, रिपोर्ट में किसी और मैटर पे मॉडिफिकेशन आ सकता है। यहां क्लीन दिया है, बट देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन आया होगा, और देयर कैन बी अ मैटर अंडर ईयूएम। इस मैटर में देखो क्या बोलता है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर ऑन अदर मैटर, जो इधर नहीं है, अदर मैटर मतलब ये अदर मैटर नहीं है, कोई और मैटर जो यहां पर नहीं है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन आ सकता है। कैन आई से, मुझे ड्राफ्टिंग करते वक्त 3 इंस्ट्रक्शन आने चाहिए, एंड ऑब्वियसली फायर वाला एग्जांपल का ड्राफ्टिंग पता होना चाहिए। आई विल शो यू अ सैंपल क्वेश्चन जहां पे आपको ईओएम का ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगा। अब एग्जाम में आपसे ड्राफ्टिंग पूछता है या जनरल क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन रीड करके आपको डिसाइड करना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ ईओएम क्लियर है, मीनिंग के साथ साथ में ड्राफ्टिंग के लिए 3 पॉइंट्स क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, हमेशा एक लाइन लिखना, किसी भी मैटर को ईओएम में लिखने से पहले प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस को ख्याल में रखना। क्या, इस मैटर पे 705 एप्लीकेबल नहीं है, एंड जब 701 एप्लीकेबल हो जाएगा, 701 इज योर की ऑडिट मैटर, अगर उस मैटर को डिटरमाइन किया टू बी अ की ऑडिट मैटर तो वो कहां चले जाएगा, 701 में, वो कहां नहीं आएगा, 706 में नहीं आएगा। एक लाइन दिया हुआ है, कोई भी मैटर को, देखो कोई भी मैटर को ईओएम में लिखने से पहले ऑडिटर ने कंसीडर करना, प्रोवाइडेड इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड एज पर ऐसे 705, एंड जब 701 एप्लीकेबल हो जाएगा, इट हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर, क्योंकि अगर 705 में जाना है तो वहीं जाएगा, कहां नहीं आ सकता है, 706 में नहीं आ सकता है। 701 में अगर वो एप्लीकेबल हो गया तो कैम में चले जाएगा, और कहां नहीं आएगा, ईओएम में नहीं आएगा। वो दोनों चीजें रेस्पेक्टिव एसेस में आपको पता चल जाएगी। तो कहना इसे एक लाइन हमेशा लिखनी होती है आंसर में, ईओएम में लिखने से पहले कंसीडर करना, इस पे मॉडिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू यू? तो सर ईओएम का मीनिंग, कुछ 3 चीजें जो आपको इंक्लूड करने से पहले सोचनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है क्या क्या मैटर्स ईओएम में आ सकते हैं। देयर आर 4 कॉमन एग्जांपल्स। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप मुझे पूछोगे, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है जो मतलब आपको लगता है अमाउंट इन्वॉल्व बड़ा है, एंड देयर इज अ अनसर्टेनिटी, उसका आउटकम कुछ अलग आ सकता है। सो देयर इज अ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ अ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, या फिर कंपनी के अगेंस्ट में कोई रेगुलेटर ने एक्शन ले लिया होगा, लाइसेंस वगैरह बंद कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया था आरबीआई ने बीच के अंदर। कहना इसे एचडीएफसी को बैन कर दिया था फ्रॉम इशूइंग अ क्रेडिट कार्ड। कहना इसे ऐसे कोई इंपैक्ट्स जो आपने कंपनी के अगेंस्ट में देखे होंगे, कोई रेगुलेटर ने एक्शन ले लिया होगा जो इंपॉर्टेंट मैटर लगता है, तो कहां आ सकता है, ईओएम में आ सकता है। या कोई सब्सीक्वेंट इवेंट है, याद कीजिए मैंने जब 701 रिवाइज करवाया था तो बोला था सिग्निफिकेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कहां आते हैं, कैम में। सब्सीक्वेंट इवेंट्स नॉर्मली कैम में नहीं आते हैं, क्योंकि सब्सीक्वेंट इवेंट्स जो है ना वो ऑडिटर के लिए जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है, बट वो हमेशा किसके लिए नॉर्मली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, यूजर्स के लिए, टू अंडरस्टैंड द एफएस। इसीलिए सब्सीक्वेंट इवेंट्स नॉर्मली कहां आते हैं, ईओएम में आते हैं। फिर सर कोई मेजर कैटास्ट्रोफी, जो फायर वाला एग्जांपल था, नेचुरल कैलामिटी वाला एग्जांपल था, जिसका इंपैक्ट आ चुका है या इंपैक्ट आपके ऑपरेशन पे अभी तक आ रहा होगा, वो मैटर भी कहां आ सकता है, ईओएम में आ सकता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स है जो आप आगे जाकर के नोट जब रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा। अगर कंपनी में जो अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है वो जनरल पर्पस के बजाय स्पेशल पर्पस यूज किया है, ये 800 सीरीज में आएगा। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज किया है वो जनरल पर्पस नहीं है, क्या है, स्पेशल पर्पस। ये 800 सीरीज में आपको एक बार और रिवाइज करवाएंगे, जब 800 पढ़ाएंगे वहां पर भी ईओएम आएगा, ड्राफ्टिंग कैसे होगा बताया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला ही है, बिकॉज सब्सिक्वेंट इवेंट्स 31 मार्च के बाद में
हुए हैं ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले, वो भी हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट के पहले, वो भी हो सकते हैं। ऐसे मैटर्स नॉर्मली कहां आते हैं? ईओएम में आते हैं। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ड्राफ्टिंग आना चाहिए, मीनिंग ऑफ ईओएम आना चाहिए, एंड ड्राफ्टिंग के लिए जो 3 इंस्ट्रक्शंस है वो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो क्वेश्चन आपने रेगुलर लेक्चर्स के दौरान भी कंसीडर किया होगा, एक और, ताकि रेफरेंस के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए रिलेटेड टू ईओएम। देन वी गो टू अदर मैटर। 706, गिव मी 1 मिनट। 706 यही सबसे अच्छा एग्जांपल है जहां पे आपको ड्राफ्टिंग वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स विथ मी, यू विल बी एबल टू रिकॉल। सर, एक ऑडिट रिपोर्ट के दौरान आपने कुछ मैटर्स को नोटिस किया था, ऑडिट के दौरान कुछ मैटर्स को नोटिस किया, आप अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं टुवर्ड्स दोज मैटर्स। यूजर्स का अपने ओपिनियन के अंदर ये मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है, ड्राफ्ट द रेलेवेंट पैराग्राफ। सिर्फ पहला एग्जांपल देखिए, कंपनी अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो एक थर्मल प्लांट से रिलेटेड है उसे क्या कर रहा है? रिज्यूम कर रहा है। इसमें सर सस्पेंशन 21-22 में हो गया था, इसके अंदर प्लांट एंड इक्विपमेंट का अमाउंट 5.95 करोड़ है, कैपिटल सिविप जो है आपका लेट्स से वो 147 करोड़ के आसपास है। ये एक सिग्निफिकेंट मैटर है, कंपनी इस मैटर को रिज्यूम कर रहा है, उन्होंने नोट्स अकाउंट्स में लिखा होगा, ऑब्वियसली इस चीज का रेफरेंस हम कहां दे देंगे? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। देखिए, वी ड्रॉ अटेंशन टू द रेस्पेक्टिव नोट, नोट नंबर 27, दैट कंपनी इज प्लानिंग टू रिज्यूम इट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आपको ना पूरा क्वेश्चन से उठा के लिखना है, आपको 2 लाइन आनी चाहिए। क्या? ईओएम हेडिंग, दूसरा लाइन क्या? वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर, एंड एक लास्ट में लाइन, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। बाकी बीच का जो कंटेंट है पूरा का पूरा कहां से उठाया जाता है? क्वेश्चन से। ड्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान है अकॉर्डिंग टू मी। इज दिस क्लियर टू यू? एक और क्वेश्चन देखिए जरा फटाफट से, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हमने रेगुलर में भी डिस्कस नहीं किया था, स्पेंड 1 मिनट देखिए क्या बोलता है। ग्रुप लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ executing construction contracts for its clients. As on 31st March, company's financial statements reflect non-current receivables outstanding कितना? 500 करोड़। मतलब ये रिसीवेबल है आपके बुक्स में जो दिख रहा है, ये अमाउंट अराइज कर रहा है फ्रॉम द क्लेम्स रेज्ड बाय द कंपनी ऑन इट्स क्लाइंट। कोई तो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, कॉस्ट वगैरह बढ़ गया होगा, प्रोजेक्ट में डिलेज वगैरह हो गए होंगे, वर्क स्पेसिफिकेशन बढ़ गया होगा, इसलिए आपने उनसे एडिशनल 500 करोड़ क्लेम कर लिया और बुक्स में रिसीवेबल दिखा दिया। नेगोशिएशंस वगैरह के बावजूद कंपनी ने आर्बिट्रेशन वगैरह भी किया इन केसेस में, मैनेजमेंट को लगता है ये अमाउंट्स फुल्ली क्या है? रिकवरेबल है। अब आपको एक यहां पे ब्लंडर देखने को मिलेगा, ये आरोहन हैज रिलाइड ओनली ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, एंड इस मैटर को कहां इंक्लूड कर दिया? ईओएम में। अब क्वेश्चन शुरू ईओएम से हुआ है, शिफ्ट कहां हो जाएगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ डब्ल्यूआर पे रिलाई किया जा सकता है क्या? नहीं। डब्ल्यूआर से आपको क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस मिलेगा, बट क्या नहीं मिलेगा? सफिशिएंट। तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा यहां पे? सीआरओएन ने सिर्फ डब्ल्यूआर पे रिलाई नहीं करना चाहिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इनके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो देखना चाहिए, आर्बिट्रेशन के लिए जो लोगों की हेल्प लिए थे उन केसेस का आउटकम क्या है वो सब देखना चाहिए। ये सब के बाद में आपको लगता है कोई गलती नहीं है, पैसा आ जाएगा, तो क्या दे सकते हो आप? क्लीन ओपिनियन प्लस ईओएम, दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो आपको क्या इंपैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट पे? दिस कैन बिकम पार्ट ऑफ अ मॉडिफिकेशन ऑल्सो। आपको देखना है क्या मेरा डिसीजन टू इंक्लूड ईओएम बराबर है या नहीं। सर ये बराबर तो नहीं है, ये डिपेंड करता है, अगर आपने बाकी प्रोसीजर लगाए होते तो उसका आउटकम क्या आएगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? डायरेक्टली ईओएम बोलना गलत है, पहले आपको डब्ल्यूआर के अलावा बाकी प्रोसीजर लगाने चाहिए। तो सर व्हाट इज यूएम का डेफिनेशन लिखा है? नॉर्मली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एसए 706? ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है, आपको बताएंगे अभी। फिर सर नॉर्मली ईओएम में इंक्लूड करने से पहले हमें पता है इस पे क्या नहीं आना चाहिए? मॉडिफिकेशन नहीं आना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। देखो सर हमने किस पे रिलाई कर लिया? मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन पे। हमने कोई और प्रोसीजर लगाया ही नहीं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, आर्बिट्रेशन का क्या स्टेटस है, अदर एविडेंसेस, कंफर्मेशन वगैरह लेने चाहिए। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अपने आप में क्या नहीं देते हमें? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अगर हमें बाकी प्रोसीजर लगाने के बाद ऐसा पता चलता कि मॉडिफिकेशन नेसेसरी है तो ईओएम नहीं आएगा, तब क्या आएगा? मॉडिफिकेशन आएगा। पर अगर लगता है कि ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है तो ईओएम आ सकता है। तो आंसर में बेसिकली आपको बोलना पड़ेगा आपका जो डिसीजन है सिर्फ एमआरएल पे रिलाई करने का, वो डिसीजन क्या है? गलत है। ऐसा सिचुएशन भी दिया जा सकता है, या ड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है जो आपको बता दिया गया है। इज दिस क्लियर टू यू?
ईओएम रिलेटेड इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब सबसे डेंजरस जो एरिया है वो है अदर मैटर। 2 मिनट के अंदर आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज अदर मैटर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईओएम एंड इसके एग्जांपल्स क्या है। सबसे पहला चीज, अदर मैटर पैराग्राफ क्या है। मुझे लगता है ऑडिट के दौरान मुझे कुछ ऐसे मैटर्स मिले हैं, ये प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ही नहीं, क्या नहीं है, दीज आर नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट ये ऑडिटर को इंपॉर्टेंट लगते हैं, किसके लिए, यूजर्स के लिए। बट दिस टाइम आई कंसिडर देम इंपॉर्टेंट नॉट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं टू अंडरस्टैंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सुनिए, ईओएम वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड डिस्क्लोज होता है, ओएम वाला मैटर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं होता है। ऐसा मत सोचना ये डिस्क्लोज नहीं हुआ तो ओएम में आएगा। सुनो, ये मैटर को डिस्क्लोज करने का जरूरत भी नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। यहां वाला मैटर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए जरूरी था, यहां वाला मैटर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए जरूरत है, ऑडिटर का ओपिनियन समझने के लिए जरूरी है। तो अदर मैटर इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज रिलेटेड टू ऑडिट, इट इज रिलेटेड टू ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डेफिनेशन पढ़िएगा, अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज, मतलब इट इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। एंड ऑडिटर के जजमेंट में ये रेलेवेंट है किसके लिए, यूजर्स के लिए। इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। मेरा ऑडिट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां वो मैटर क्या समझने के लिए इंपॉर्टेंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। सबसे क्लासिक एग्जांपल आपको बोलता हूं, हमेशा दिया जाता है, अगर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, कौन सा एंगेजमेंट है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। हमेशा एग्जांपल देता हूं, टीसीएस 2017 किसने रिपोर्ट साइन किया है, डेलॉइट ने। 2018 किसने रिपोर्ट साइन किया है, बीएसआर ने। तो बीएसआर के लिए क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। देखो उन्होंने अदर मैटर में क्या लिखा है, सर लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट है वो ऑडिट किया है किसी और ऑडिटर ने, उन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। उनका ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या है, 18 अप्रैल, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं। कहना इसे ये मैटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, ऑडिट रिलेटेड है। हम बता रहे हैं कि हमने इस साल से ऑडिट करना शुरू किया, लास्ट ईयर का रिपोर्ट किसी और ने दिया है, उन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया है, ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या है, ये मैटर हमारी रिपोर्ट रिलेटेड है, इसलिए हमने कहां लिख दिया है, अदर मैटर में। इसका एक एग्जांपल और है जो भी हमेशा दिया जाता है, जब आप सीएफएस का ऑडिट कर रहे हो। किसका ऑडिट कर रहे हो, सीएफएस का। लेट्स से कुछ सब्सिडरीज का ऑडिट आपने किया ही नहीं है, आई एम द सीएफएस ऑडिटर। सब्सिडरी का ऑडिट किसने किया है, सब्सिडरी के ऑडिटर ने किया है, उसकी रिपोर्ट आपको दे दी गई है। मतलब आप सीएफएस पे ओपिनियन दे रहे हो, सीएफएस में कुछ सब्सिडीज का ऑडिट आपने करने के बजाय उनके रेस्पेक्टिव ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्या कर लिया है, रिलाई कर लिया है। तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं ओपिनियन पूरे सीएफएस पे दे रहा हूं, पर मैंने कुछ सब्सिडीज के जो ऑडिटर्स है उनकी रिपोर्ट पे क्या किया है, रिलाई किया है। ये किससे रिलेटेड है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 9 सब्सिडरीज जिनका टोटल एसेट्स का वैल्यू, रेवेन्यू का वैल्यू दिया है। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स। इनकी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट ने हमें क्या की है, प्रोवाइड की है। एंड हमारा जो ओपिनियन है ना, इट इज सोलली बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर्स। ये ऐसे 600 में भी आता है। बेसिकली हमने ब्रांच ऑडिटर या अदर ऑडिटर के काम पे क्या किया है, रिलाई किया है। ये मैं मेरे यूजर को बताना चाहता हूं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, ऑडिट रिलेटेड है, ऑडिटर की रिपोर्ट रिलेटेड है। इसलिए ऐसे मैटर्स कहां पे आते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ में आते हैं। अब ऑब्वियसली सेम बात है, कोई मैटर को ओएम में लिखने से पहले कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। देखो क्या बोलता है, द ऑडिटर शैल इंक्लूड एन अदर मैटर पैराग्राफ प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट में आ ही नहीं सकता है। सेम चीज जब 701 अप्लाई होगा, अगर वो कैम में जाएगा तो कहां नहीं आएगा, ओएम में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आना चाहिए, एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। 2 एग्जाम्पल याद रखना, दोनों एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर है, टीसीएस के ही दोनों रिपोर्ट में दोनों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कभी भी आंसर लिखते वक्त एक चीज को मत भूलना, क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे। क्या मत भूलना, ऑब्जेक्टिव। ईओएम का आंसर हो, ओएम का आंसर हो, ऑब्जेक्टिव आपके आंसर में हमेशा आना ही चाहिए। क्या बोलता है ये ऑब्जेक्टिव, सुनिए। हमें हमारी रिपोर्ट पे कुछ मैटर्स पे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। देखो
हमें यूजर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हमें एडिशनल कम्युनिकेशन हमारी रिपोर्ट में करना पड़ता है। क्या क्या कम्युनिकेट करोगे? नंबर 1 में ईओएम का डेफिनेशन लिखा है, नंबर 2 में ओएम का डेफिनेशन लिखा है। अगर हमें कोई ऐसा मैटर मिल जाए जो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है एंड जो हमें लगता है फंडामेंटल है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस, तो ये नॉर्मली हम कहां डिस्क्लोज कर देंगे? ईओएम में। या हमें कोई ऐसा मैटर मिल जाए विच इज रेलेवेंट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये हम कहां रिपोर्ट कर देंगे? अदर मैटर में रिपोर्ट कर देंगे। मतलब क्या ना, इसे दोनों डेफिनेशन लिखी है, बस क्या बोला है, हमारी जिम्मेदारी है हमें एडिशनल कम्युनिकेशन हमारी रिपोर्ट में इन मैटर्स को लेके करना पड़ता है, क्योंकि इन मैटर्स पे क्या नहीं आ रहा? मॉडिफिकेशन नहीं है। मॉडिफिकेशन आता तो कहां जाता? 705 में। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन यहां दिया है, देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 5 branches are included in overall financial statement, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल एसेट्स का वैल्यू कितना है? 90 करोड़। टोटल रेवेन्यू कितना है? 40 CR। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीज ब्रांचेस हैव बीन ऑडिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर। आप कौन है? मेन ऑडिटर है। तो आप क्या लिखेंगे? अदर मैटर में ऐसा लिखेंगे, वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 5 ब्रांचेस, जिसमें टोटल एसेट्स का वैल्यू 90 CR है, टोटल रेवेन्यू कितना है? 40 CR। इनको ऑडिट किसने किया है? ब्रांच ऑडिटर ने किया है। उनकी रिपोर्ट हमें दी गई है एंड हमारा जो ओपिनियन है ना, इसको लेकर के मॉडिफाइड नहीं है। हमने जो भी डिसीजन लिया है, इट इज सोलली ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर। ये ब्रांच ना सेपरेट कंपनी नहीं है, इसलिए वर्ड यहां पे क्या आया है? SFS आया है। अगर ये ब्रांच नहीं सब्सिडरी होता तो यहां वर्ड क्या आता? CFS आता, पर कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। इस तरीके से वो अदर मैटर के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? एक क्वेश्चन और है, लास्ट वन, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ये MTP का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर आपको पूरा रीड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्या बोलता है। सर, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज एक्टिव फार्मा। कोई लॉज एंड रेगुलेशन में बदलाव आया है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मा इंग्रेडिएंट्स का। उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो लाइसेंस है ना, अब उसमें रेस्ट्रिक्शन आने वाला है। मैनेजमेंट को लगता है इस लॉ में जो बदलाव आया है इसका बिजनेस में इंपैक्ट आएगा। इसको उन्होंने क्या किया है? अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज भी किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब चेंज इन लॉ विल हैव अ इंपैक्ट एंड इट इज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज। ऑडिट टीम ने इस डिस्क्लोजर को चेक किया, डिस्क्लोजर ठीक लगता है। हावेवर उन्हें यह मैटर इंपॉर्टेंट लगा एंड फंडामेंटल लगा फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस, बट उन्होंने इसको डिस्क्लोज किधर कर दिया है? अदर मैटर में। ये किस तरह आना चाहिए? ईओएम में आना चाहिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये ऑडिटर की रिपोर्ट रिलेटेड होता तो मैटर किधर आता? अदर मैटर में आता। तो सेम ईओएम क्या होता है, 706 का ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, एंड इस केस में नॉर्मली क्या आना चाहिए? आपने एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना चाहिए, और जो आपने ओएम दे दिया वो क्या है? गलत है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट शुड हैव बीन डिस्क्लोज अंडर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इज दिस क्लियर टू यू? देखो, इस तरीके से अगर आप थोड़ा क्विकली हर स्टैंडर्ड को पढ़ें, थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में सोचें, सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ना भी सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा अगली बार, कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा, पूरा स्टैंडर्ड आएगा, क्वेश्चन का लॉजिक समझेगा तो आप अगली बार आंसर खुद से लिख पाएंगे। दैट इज द एसेंस। वापस से मैं रिपीट करता हूं, दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको कुछ समय में ये बताना है इस स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस in extreme detail what really EOM and OM is. There are n number of more examples that cannot be discussed in 20 minutes. Okay, that's all. Thank you. Bye bye. Have a good day. Online students, you can watch the next revision lecture. Bye bye.